वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टर। आज हम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर 13 मार्क्स का है टोटल। ओके, सो कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं इसमें जो ट्रेडिंग मेंबर या ट्रेडिंग सिस्टम वाले चैप्टर से हैं, और कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हम उनको थोड़ा सा इन डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, बट हाँ इन शॉर्ट हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है मार्जिन्स को से रिलेटेड। प्लस ऑप्शन में भी हमने मार्जिन्स को डिस्कस किया है, प्रीमियम कलेक्शन को डिस्कस किया है, तो वही हमको इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अब जो भी 16 अगस्त 2020 से जो न्यू इनरोलमेंट्स हो रहे हैं ना एसएम सीरीज के, ओके, सो इसके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जो वर्कबुक फॉलो करनी है, ओके, तो न्यू एडिशन आपको वर्कबुक का फॉलो करना है, दैट इज फ्रॉम जैन 2020। ओके, अगर आपके पास ये नहीं है और आप पीडीएफ चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, प्लस डायरेक्ट डाउनलोड का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके और ये वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट वेबसाइट ओपन कीजिए एंड याद रखिएगा कि जनवरी 2020 का एडिशन जो है उसी में से क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने चेंज किए हैं, तो वो न्यू एडिशन में है, पुराने वाले एडिशन में नहीं है। दैट्स वाई आपको ये जो जनवरी 2020 का एडिशन है, इस एडिशन से आपको बेसिक स्टडी करनी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि सितंबर 2020 से कुछ मार्जिन रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो वो भी आप एक बार रीड आउट कीजिएगा। अगर आप वो सारे मार्जिन रूल्स जानना चाहते हैं कि क्या सेबी ने चेंज किए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ई बुक के लिए और वर्कबुक के लिए लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से जाके और वर्कबुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस चैप्टर में, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर पढ़ना है, जो हम ऑलरेडी ट्रेडिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। देन क्लियरिंग और सेटलमेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देन रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मार्जिन कलेक्शंस कैसे किया जाता है इक्विटी डेरिवेटिव में, वो हमको पढ़ना है। देन थर्ड, मार्जिनिंग सिस्टम, मतलब क्या परसेंटेज पे जो है क्लियरिंग मेंबर मार्जिन कलेक्शन करता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, मैं पहले बता देती हूँ। आप जो चैप्टर्स हैं वो सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन या कुछ भी लाइक टेक्निकल समझने वाले टॉपिक्स नहीं है। जस्ट ये एक आपको समझना है कि मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, या जो F&O का बैक ऑफिस सिस्टम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज का बैक ऑफिस सिस्टम है, जो ट्रेड स्पंज होते हैं और उनका किस तरीके से ट्रांजेक्शन किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है, तो वही सब हमको ये चैप्टर में समझना है। ओके, सो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी F&O सेगमेंट में ट्रेड सेटअप होते हैं एक्सचेंज पर, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर क्या करता है, एज अ लीगल काउंटर पार्टी बिहेव करता है, जो कि क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है ट्रेड सेटलमेंट का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो एज अ लीगल काउंटर पार्टी बिहेव करता है, या लीगल काउंटर पार्टी होता है, जो कि क्या गारंटी करता है, फाइनल सेटलमेंट की गारंटी करता है कि जो भी आपने ट्रेड सेटअप किया है उसका फाइनल सेटलमेंट होगा। मतलब आपने परचेसिंग की है तो आपका सेल्स सेटअप होगा, अगर आपने सेलिंग किया हुआ है तो आपका बाय सेटअप होगा, ठीक है। तो ये फाइनल सेटलमेंट की गारंटी प्रोवाइड करता है ट्रेड्स की, ओके, और एज अ लीगल काउंटर पार्टी बिहेव करता है। यहाँ पे समटाइम्स क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में कि क्या ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर लीगल काउंटर पार्टी होते हैं, तो यस, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लीगल काउंटर पार्टी होते हैं, बट ओनली ट्रेडिंग मेंबर या फिर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स या फिर पार्टिसिपेंट, ये लोग लीगल काउंटर पार्टी की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ओनली क्लियरिंग कम ट्रेडिंग मेंबर्स लीगल पार्टी की
तरह बिहेव करते हैं या फिर क्लियरिंग मेंबर। एक ट्रिक है कि जहाँ पे भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग मेंबर वर्ड यूज किया जा रहा है तो ओनली वही एज अ लीगल काउंटर पार्टी एक्ट करेंगे। ओके, देन लीगल इनका प्रोसेस क्या होता है, इनकी एक्टिविटीज ये लोग क्या करते हैं, तो मेनली 3 एक्टिविटीज ये लोग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी पे इन और पे आउट आता है फंड का, ओके, उनका क्लियरिंग करना। सेटलमेंट मतलब जो भी ट्रेड सेटअप हुआ है तो उसका फाइनल सेटलमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, एक्सरसाइज करना है या ट्रेड क्लोज सेटलमेंट करना। रिस्क मैनेजमेंट तो जो भी रिस्क एसोसिएट है ना ट्रेड्स से, उससे रिलेटेड मार्जिन्स कलेक्ट करना। किससे मार्जिन्स कलेक्ट करना है, यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेडिंग मेंबर से मार्जिन कलेक्ट करना हो, क्लाइंट से मार्जिन कलेक्ट करना हो, ठीक है, तो मार्जिन्स कलेक्ट करना जो भी रिस्क एसोसिएट है ट्रेड्स पे उसके लिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेन 3 एक्टिविटीज होती हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। तो अब ये जो 3 एक्टिविटीज है ये सभी परफॉर्म करेंगे। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर होगा तो उसे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होगा तो उसे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल क्लियरिंग मेंबर होगा तो उसे भी ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। देन क्लियरिंग मेंबर्स, तो क्लियरिंग मेंबर्स नॉर्मली 3 टाइप्स के क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। एक सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं, एक ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर होते हैं और एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। अब जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ ऑन अकाउंट में, अपने ही अकाउंट में जो है अपने क्लाइंट्स का क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। फॉर सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई लाइक आपने डब्बा ट्रेडर सुना है क्या, ओके, सो अगर डब्बा ट्रेडर सुना है तो वो क्या करता है कि लोगों से ट्रेड्स तो लेता है बट एक्चुअल में उनके अकाउंट में ट्रेड नहीं सेटअप करता है, वो सेल्फ अकाउंट में ट्रेड सेटअप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डब्बा वाला नहीं यूज करेंगे, बट जो क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो खुद के अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं एंड उनका सेल्फ क्लियरेंस करते हैं, खुद ही के जो ट्रेड्स हैं उनका सेल्फ क्लियरेंस करते हैं, तो वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। देन ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर्स, तो ट्रेडिंग मेंबर्स कम क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं, जो सेल्फ के ट्रेड्स का भी सेटलमेंट करते हैं प्लस क्लाइंट्स के ट्रेड का भी सेटलमेंट करते हैं, ओके। और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स क्या करते हैं, वो क्लियर एंड सेटल करते हैं ट्रेड्स किसके, ट्रेडिंग मेंबर्स के। अब यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं ये कौन है, ब्रोकर है। जितने भी ब्रोकर्स रहेंगे उनके जो क्लाइंट्स और उनके खुद के जो ऑर्डर पंच होंगे तो वो कौन क्लियर करेगा, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर उनके ट्रेड को सेटल करेगा, ओके। और ये मेनली कौन होते हैं, आइदर बैंक्स होती हैं या फिर कस्टोडियन पार्टीज होती हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, ओके। देन जो ट्रेडिंग मेंबर है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर है, इन दोनों को कुछ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रोवाइड करना पड़ता है हर एक ट्रेडिंग मेंबर के लिए जो कि ट्रेड्स ले रहा है मार्केट में या जो कि ट्रेड्स को क्लियर एंड सेटल करवा रहा है। फॉर सपोज कोई ब्रोकर है, ठीक है, तो उसको अगर ट्रेड सेटअप करना है मार्केट में, फॉर एग्जांपल जैसे कि ज़रोदा है, ठीक है, या फिर एसबीआई कैप है या फिर आईडीबीआई कैप है या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज है ना, तो ये सब कौन है, ये सब ब्रोकर्स हैं। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ता है, किसको, एक्सचेंज को, ओके। अब यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो नॉर्मली ये लोग सेटलमेंट करते हैं, क्लियरिंग और सेटलमेंट करते हैं ब्रोकर्स के लिए, ठीक है, या फिर कोई बैंक होगी तो बैंक सेटलमेंट एंड क्लियरिंग करती है, ठीक है। तो इनके पास में
कुछ एक सिक्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ता है ट्रेडिंग मेंबर्स को, या फिर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हैं तो भी, और जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हैं तो वो भी। वो क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं वो अपने ट्रेडिंग मेंबर्स से ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, और जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, जो इनके अंडर में जो ट्रेडिंग मेंबर्स होंगे उनसे ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे ट्रेड सेटअप करने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी रिस्क है, फॉर सपोज आपने अगर कार्वी का केस सुना होगा, कार्वी बंद हो चुकी है राइट, तो वो क्यों बंद हो गई, बिकॉज कार्वी ने क्या किया कि कोई क्लाइंट था उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया है ना। अब वो जो लॉस हुआ है तो वो आपको पे करना पड़ता है, आपको क्लियरिंग करना पड़ता है। तो वो क्लाइंट ने वो लॉस पे नहीं करा, उसने बोला कि ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये ब्रोकर के कारण हुआ है। और यहाँ पे ब्रोकर ने क्या करा, बैंक करप्टेंसी डिक्लेयर कर दी कि हमारे कारण कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जो भी लाइक लॉस बियर करना पड़ा, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को लॉस बियर करना पड़ा, बिकॉज उनके पास में मार्जिन्स नहीं थी ब्रोकर के हैंड से। तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लोग लेते हैं ताकि कि जो ये रिस्क एसोसिएट है ट्रेड्स से वो कम हो सके, या लॉस जो रहे वो क्लाइंट का लॉस क्लाइंट ही बियर करे, और जो ट्रेडिंग मेंबर का लॉस है वो ट्रेडिंग मेंबर ही बियर करे, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर को बियर ना करना पड़े। तो दैट्स वाई ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ठीक है, अब क्लियरिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो लोग क्लियरिंग करते हैं। क्लियरिंग कैसे करते हैं कि जो भी ट्रेडिंग मेंबर ट्रेड सेटअप कर रहे हैं उनकी पोजीशंस को सेटल करते हैं। फॉर सपोज आप बाय पोजीशन लेते हैं, है ना, आप सेल पोजीशन लेते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, ठीक है, फिर आपका अकाउंट से जो पैसा है, फंड है, वो अगर बाय किया है आपने तो डेबिट होता है राइट, अगर सेल किया है तो आपके सेविंग अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है। तो ये जो क्लियरिंग है ये करते हैं। देन सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट कैसे, फॉर सपोज किसी क्लाइंट ने 1000 रुपीज पे बाय किया है और सामने वाले क्लाइंट ने 1000 रुपये पे सेल किया, तो इन दोनों, ये जो क्लाइंट 1 है और क्लाइंट 2 है, इन दोनों का जो आपस में ट्रेड सेटल होगा तो ये कौन करेगा, ये क्लियरिंग मेंबर सेटलमेंट करती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपफ्रंट डिपॉजिट यानी कि मार्जिन्स कलेक्ट करना। ओके, जो भी रिस्क एसोसिएटेड ट्रेड से उसकी मार्जिन कलेक्ट करना, ये भी किसका काम होता है, क्लियरिंग मेंबर का काम होता है। और ये तीनों ही टाइप के क्लियरिंग मेंबर करते हैं, लाइक वो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर हो, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर हो, या फिर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हो, तो तीनों को ही ये 3 ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइक क्लियरिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट वन इज सेटलमेंट, सेकेंड वन इज क्लियरिंग, थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट। ओके, क्लियरिंग बैंक्स क्या करती हैं, तो ये लोग फंड सेटलमेंट करती हैं। अब फंड सेटलमेंट कैसे करती हैं, ऑब्वियस है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अगर आपका किसी का डीमैट अकाउंट होगा बैंक के साथ में, ओके ओके, फॉर सपोज आपका अगर HDFC सिक्योरिटीज के साथ में डीमैट अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करती है। ओके, दैट मीन्स आपका सेविंग अकाउंट भी HDFC के पास है, डीमैट अकाउंट भी HDFC के पास है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी HDFC के पास है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो कंपलसरी आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट किस लिए यूज में आता है, जो आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और उनको लाइफ टाइम या डे टू डे या ईयर टू ईयर आप उसको पर पार्क करके रखते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, सॉरी ये वर्ड गलत है, इसके लिए होल्ड करके रखते हैं आप अपने अकाउंट में, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट, ये जो डीमैट अकाउंट रहता है
ये डिपॉजिटरीज के पास रहता है। डिपॉजिटरीज, दो डिपॉजिटरीज हैं हमारे यहाँ पे, NSDL और CDSL। ये नेशनल डिपॉजिटरी है, ओके, जो कि NSE एक्सचेंज की है, और ये सेंट्रल डिपॉजिटरी है सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, तो ये इन डिटेल हम आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल बता दिया आपको। एंड सेविंग अकाउंट तो आप सबको पता ही है, हम हमारा क्या करते हैं, जो भी अमाउंट है या जो हमारे पास हम लोग सेविंग्स करते हैं इसमें, राइट। तो फॉर सपोज अगर आप कोई सिक्योरिटीज बाय करते हो तो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई सिक्योरिटी आप सेल करते हो तो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट से अमाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। डायरेक्ट ही आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लियरिंग बैंक्स हैं उनका काम ये वाला है। ये वाली जो साइकिल है ये कौन देखता है, क्लियरिंग बैंक्स देखती है, ठीक है। तो ये जो आपने डीमैट अकाउंट में अगर कोई भी आप परचेसिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप कोई भी परचेसिंग करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग मेंबर आप अपने जो भी उसका क्लियरिंग बैंक है उसको रिक्वेस्ट देता है कि ये इतना अमाउंट का परचेसिंग हुआ है तो यहाँ से डेबिट होता है। और अगर फॉर सपोज सेलिंग हुआ है तो जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग मेंबर के पास पैसा आता है तो वो क्लियरिंग बैंक के पास में फॉरवर्ड करता है और वो पैसा वापस आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस रहती है ये कौन मतलब ये कौन परफॉर्म करता है, तो ये क्लियरिंग मेंबर परफॉर्म करता है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो क्लियरिंग बैंक्स होते हैं ना, उनको सेटलमेंट और क्लियरिंग के लिए हर एक मेंबर का एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज कोई क्लियरिंग बैंक है ना, XYZ क्लियरिंग बैंक है और उसके पास में टोटल 100 ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, है ना, तो हर एक ट्रेडिंग मेंबर का एक सेपरेट बैंक अकाउंट रहेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास में, जो कि पर्टिकुलर सेगमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर इक्विटी सेगमेंट का है तो इक्विटी के लिए अलग बैंक अकाउंट रहेगा, अगर F&O सेगमेंट का है तो F&O के लिए अलग बैंक अकाउंट रहेगा। तो सेपरेट सेपरेट बैंक अकाउंट यहाँ पे उन लोगों को मेंटेन करने होते हैं हर एक क्लियरिंग मेंबर के लिए, सेटलमेंट के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्लियरिंग मेंबर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, मतलब कौन है जो कि क्लियरिंग मेंबर बन सकता है ना। तो क्लियरिंग मेंबर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए एटलीस्ट 300 lakhs का। 300 lakhs मतलब कितना हो जाता है, अराउंड 3 CR, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। और 100 लाख मतलब कितना हो जाता है, 1 CR, ठीक है। तो अराउंड 3 करोड़ और 300 lakhs के आसपास का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। और जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है क्लियरिंग मेंबर्स के लिए, जो कि क्लियरिंग और सेटल करेगा डील एग्जीक्यूटेड बाय हिम, मतलब कि सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए बात हो रही है। तो उसके लिए उनको कितना अमाउंट चाहिए, अराउंड 1 करोड़ का चाहिए। तो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के लिए 1 CR का क्या देना पड़ेगा उनको, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट चाहिए। बाकी जो नॉर्मल है उनके लिए 300 लाख यानी कि 3 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। अब ये नेटवर्थ कैसे हो सकता है, मे बी उनके पास में कोई रियल एस्टेट लाइक कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर कोई भी स्पेस हो जिसकी की कुछ वैल्यू हो, FD हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो हो सकता है यहाँ पे, या फिर उनकी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो नेटवर्थ में वो लोग कैलकुलेट करते हैं और ये आपको क्या करना पड़ता है, एज अ गारंटी
देना पड़ती है एक्सचेंज को, ठीक है। देन डिपॉजिट ऑफ 50 लाख रुपीज, ये आपको कैश डिपॉजिट क्लियरिंग कॉरपोरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे यहाँ पे मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन कौन होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है, ये लोग क्लियरिंग कॉरपोरेशंस होती हैं। और क्लियरिंग मेंबर्स कौन हो सकते हैं, तो क्लियरिंग मेंबर अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर हो सकता है, देन कमर्शियल बैंक्स हो सकती हैं, देन कस्टोडियंस हो सकते हैं, तो ये सब क्लियरिंग मेंबर्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि ये जो नेटवर्थ अपने को एज अ गारंटी देनी पड़ती है, तो ये किसको देनी पड़ती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को देनी पड़ती है। और ये जो 50 लाख रुपीस का डिपॉजिट है, ये भी आपको किसको देना पड़ेगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा। किसे, क्लियरिंग मेंबर को, जो भी क्लियरिंग मेंबर बनना चाहता है उसको इतना अमाउंट जो है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 300 lakhs का होना चाहिए। और जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बनना चाहता है, मतलब सिर्फ खुद के ही ट्रेड्स को क्लियर एंड सेटल करना चाहता है, तो उसका 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, प्लस 50 लाख रुपीस का उनको डिपॉजिट प्रोवाइड करना पड़ता है। और एडिशनल इंक्रीमेंट डिपॉजिट प्रोवाइड करना पड़ता है 10 लाख रुपीस का क्लियरिंग कॉरपोरेशन को फॉर ईच एडिशनल टीएम। फॉर सपोज अगर आप टीएम कम क्लियरिंग मेंबर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या एसोसिएट होता है कि आप खुद के भी सेल्फ ट्रेड भी कर सकते हो, है ना, सेल्फ क्लाइंट के भी ट्रेड कर सकते हो जो आपके क्लाइंट्स हैं, और आप यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर्स भी अपने अंडर में आप ले सकते हो, और इनके भी जो ट्रेड्स हैं वो सेटल कर सकते हो, और इनके क्लाइंट्स के ट्रेड भी आप सेटल कर सकते हो। तो आप अपने अंडर में जितने भी नंबर ऑफ टीएम्स ऐड करोगे, तो पर टीएम के अकॉर्डिंग आपको 10 लाख रुपीस डिपॉजिट देना पड़ेगा। किसको, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा, किस लिए, क्लियर और सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। अदर टीएम्स ट्रेडिंग मेंबर्स को ऐड करने के लिए भी आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा डिपॉजिट। तो यहाँ से 3 चीजें ध्यान में रखनी, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट कि आपका एटलीस्ट नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 300 लाख का होना चाहिए और 3 करोड़ का होना चाहिए। फॉर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स उनके लिए 100 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए या 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, प्लस आपको 50 लाख रुपीस जो है डिपॉजिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को। और अगर आप एडिशनल टीएम्स अपने अंडर में ऐड करते हो, ट्रेडिंग मेंबर्स ऐड करते हो, तो पर ट्रेडिंग मेंबर आपको 10 लाख रुपीस का डिपॉजिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेदर आप अपने टीएम से लेकर आगे फॉरवर्ड करो या आप खुद फॉरवर्ड करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लियरिंग मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, ब्लू कलर, ओके। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि कुछ ये ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कोई 2 ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, एक हमने PQR ट्रेडिंग मेंबर लिया है और एक XYZ, ये दोनों कौन है, ट्रेडिंग मेंबर्स है, ओके। देन प्रॉपर्टी पोजीशन मतलब उनकी सेल्फ पोजीशन है ना, और ये क्लाइंट की पोजीशन है, ये क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी पोजीशन में वो क्या बोल रहे हैं कि 5000 क्वांटिटी बाई हुई है और 3000 क्वांटिटी सेल हुई है, किसकी, निफ्टी की। और कॉन्ट्रैक्ट भी दे रखा है, देखो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की 5000 क्वांटिटी बाई हुई है और 3000 क्वांटिटी सेल हुई है, मतलब रिमेनिंग नेट क्वांटिटी उसकी क्या है, 2000 क्वांटिटी बाय है, ठीक है। सिमिलरली जो क्लाइंट फर्स्ट है उसने 3000 क्वांटिटी बाई की है, 2000 क्वांटिटी सेल की है, मतलब यहाँ पे नेट पोजीशन उसकी कितनी है, 3000 में से 2000 उसने बेच दी, तो उसके पास रिमेनिंग कितनी बची पोजीशन, 1000 क्वांटिटी बाय बचा है। देन क्लाइंट सेकेंड जो है उसका 3000 क्वांटिटी बाय किया था उसने और 1000 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पोजीशन उसकी है
3000 बाई थी, उसकी 1000 क्वांटिटी वो बेच चुका है, मतलब 2000 क्वांटिटी अभी भी उसके पास बाई पोजीशन ओपन है। तो इस ट्रेडिंग मेंबर की क्लियरिंग मेंबर के पास में नेट पोजीशन कितनी होगी, नेट ट्रेडिंग मेंबर की पोजीशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये वाली बची हुई है, ये वाली बची हुई, ये वाली, और तीनों कैसी हैं, बाय पोजीशन है। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 2000, तो टोटल कितनी हो गई, 5000 क्वांटिटी लॉन्ग, मतलब बाय पोजीशंस है, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रेडिंग मेंबर है इसकी पोजीशंस लेते हैं। 1000 क्वांटिटी बाय किया था, 2000 क्वांटिटी सेल कर दिया, मतलब 1000 क्वांटिटी बेचा, खरीदा था उसने और 2000 बेच दिया, मतलब अभी भी 1000 क्वांटिटी उसकी सेल पोजीशन ओपन है। देन क्लाइंट फर्स्ट ने 2000 क्वांटिटी बाय की और 1000 क्वांटिटी उसमें से बेच दी, तो उसकी 1000 क्वांटिटी बाय में ओपन है, ठीक है। और क्लाइंट सेकेंड ने 3000 क्वांटिटी बाय की और 4000 क्वांटिटी बेच दी, मतलब उसकी जो ओपन पोजीशन हो गई वो कितनी हो गई, 1000 क्वांटिटी सेल की ओपन हो गई है ना। 4000 उसने बेची है, 3000, तो 3000 की जो क्वांटिटी है वो तो सेटल साथ में हो गई इसके साथ में, और 1000 क्वांटिटी सेल की रिमेनिंग बच गई, तो इसलिए 1000 क्वांटिटी सेल की। अब इस ट्रेडिंग मेंबर की हम नेट पोजीशन निकालेंगे, तो देखो लॉन्ग पोजीशंस अलग निकालनी है, यहाँ पे आपस में सेटल नहीं कर देना है ना, क्योंकि वो पोजीशन ओपन है, अभी क्लियर नहीं हुई है। तो लॉन्ग पोजीशन कितनी है, ओनली 1000 क्वांटिटी की बाय है, और शॉर्ट पोजीशन 1000 क्वांटिटी ये वाली शॉर्ट है, 1000 ये वाली शॉर्ट है, तो टोटल 2000 क्वांटिटी सेल में है, तो इसलिए ये लॉन्ग पोजीशन 1000 दिख रही है और शॉर्ट पोजीशन 2000 दिख रही है। अब हम अगर मेंबर्स की कैलकुलेट करेंगे तो पी क्यू आर की जो लॉन्ग पोजीशन है वो कितनी थी, 5000, तो 5000 आ गया, इसका शॉर्ट पोजीशन कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक्स वाई जेड की लॉन्ग पोजीशन 1000 आ गई और शॉर्ट पोजीशन 2000 आ गई, तो मतलब टोटल फॉर ए मतलब क्या, हम कोई एक क्लियरिंग मेंबर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियरिंग मेंबर की जो टोटल नेट पोजीशन क्लियरिंग मेंबर की जो ओपन है वो 6000 क्वांटिटी बाय ओपन है और 2000 क्वांटिटी शॉर्ट ओपन है। ये आपस में ये कट नहीं हो जाएंगे कि 4000 क्वांटिटी जो है नेट पोजीशन ओपन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सेपरेट ही रहेंगी, क्योंकि ये ओपन पोजीशन है, स्क्वायर ऑफ नहीं है। यहाँ पे हमने ये नेट पोजीशन क्यों निकाली, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्लाइंट 1 की पोजीशन थी या पर्टिकुलर क्लाइंट 2 की पोजीशन थी, एक ही अकाउंट में ट्रेड हुआ था, तो एक अकाउंट में अगर बाय और सेल पोजीशन ट्रेड हो रहा है तो आप उसको नेट पोजीशन निकाल लोगे कि, और हाँ, सेम शेयर या सेम इंडेक्स पे ही ट्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि निफ्टी में 5000 क्वांटिटी बाय की है और बैंक निफ्टी में 2000 क्वांटिटी सेल की है तो 3000 क्वांटिटी नेट पोजीशन होगी, नहीं, 5000 बाय पोजीशन नेट पोजीशन है और 2000 सेल पोजीशन नेट पोजीशन है, ये अलग अलग होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोई एक ट्रेडिंग मेंबर ए है और उसके दो क्लाइंट है, तो रोहन के पास में 400 लॉट जो हैं वो टेक महिंद्रा के हैं एंड लॉन्ग किया हुआ है पोजीशन, और 300 लॉट जो हैं वो यहाँ पे ये रोहन के पास है पोजीशन, और मोहन के पास जो है मोहन ने शॉर्ट किया हुआ है 300 लॉट टेक महिंद्रा का। तो टोटल टीएम के लिए नेट पोजीशन कितनी होगी, तो टीएम के लिए नेट पोजीशन कितनी होगी अगर हम निकालते हैं, तो लॉन्ग कितना है 400 और शॉर्ट कितना है 300, तो टोटल नेट पोजीशन टीएम के लिए 700 ओपन पोजीशंस होंगी, ठीक है, 700 लॉट्स की ओपन पोजीशन होगी, तो ये ध्यान रखना। अगर वो कंप्लीट नेट पोजीशन पूछता है तो जो भी शॉर्ट और बाई की पोजीशन है हम उसको ऐड कर देंगे, और पर्टिकुलर सिर्फ एक ही क्लाइंट के लिए अगर वो पूछते हैं कि कोई क्लाइंट है रोहन, ओके, उसने बाय किया हुआ है निफ्टी 1000 क्वांटिटी एंड शॉर्ट किया 2000 क्वांटिटी, तो इस क्लाइंट की नेट पोजीशन कितनी है, तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी आएगी और वो भी शॉर्ट में, क्योंकि 2000 क्वांटिटी और 1000, तो
1000 क्वांटिटी तो उसने बाय किया है और 2000 क्वांटिटी उसने सेल किया है, मतलब अभी भी वो 1000 क्वांटिटी शॉर्ट में पोजीशन उसका ओपन है, तो यहाँ पे सिर्फ 1000 आएगा, 1000 अगर सेम क्लाइंट का आता है। तो अगर डिफरेंट क्लाइंट का आता है तो उनकी जो भी नेट पोजीशन होगी उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, बाय पोजीशंस को अलग और सेल पोजीशंस को अलग। अगर ऑप्शन में बाय और सेल पोजीशन के अलग अलग ऑप्शन है तो अलग अलग बताना है, बट अगर कॉमन है तो आपको दोनों को, बाय और सेल, शॉर्ट और लॉन्ग को ऐड कर देना। फॉर सपोज यहाँ इस केस में अगर वो टोटल नेट पोजीशन पूछता है, ये नहीं पूछता है कि लॉन्ग पोजीशन कितनी है या शॉर्ट नेट पोजीशन कितनी है, तो अगर टोटल नेट पोजीशन, ओपन पोजीशन पूछता है तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन पोजीशन, तो यहाँ पे टोटल कितनी आएगी, 8000 सॉरी 6000 प्लस 2000 8000 ओपन पोजीशन आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो सेटलमेंट मैकेनिज्म एक्चुअल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ इसको कि फ्यूचर का सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर सपोज आज 26 अगस्त है, ठीक है, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बाय किया। ओके, अब ये रिलायंस इंडस्ट्री का आपने फ्यूचर बाय किया 2050 रुपीज से। ठीक है, आपने क्वांटिटी कितनी बाय की, 505 क्वांटिटी आपने बाय किया, 1 लॉट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक इनिशियल मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है ना। अब ये इनिशियल मार्जिन कितना रहता है, तो इनिशियल मार्जिन जो रहता है वो वार प्लस ईएलएम रहता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, प्लस यहाँ पे एडॉप्ट भी लगता है, बट ये बहुत मिनिमम रहता है। मेन जो रहता है वो वार और ईएलएम रहता है। तो इट्स वेरी फ्रॉम 15%, कभी कभी 10% टू 35%। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लक्चुएट ज़्यादा होते हैं, तो उन पे 80% तक का भी इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर सपोज ये वाला जो आपका ट्रेड आपने सेटअप किया है, तो इसका अराउंड 11 लाख के आसपास का आपका टोटल वैल्यू होता है। अगर हम 2050 इंटू 505 कर देंगे तो ठीक है, तो आपको टोटल 11 लाख रुपीज नहीं पे करना है, आपको इसका जो भी इसके ऊपर इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज की साइड से, सिर्फ उतना ही आपको अमाउंट पे करना है। फॉर सपोज 15% का अगर यहाँ पे इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो अराउंड 1,75,000 रुपीज होता है। तो इतना आप क्या करोगे, इनिशियल मार्जिन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, अपने ब्रोकर को, मतलब ब्रोकर आपके अकाउंट से 1,75,000 रुपीज का मार्जिन जो रहेगा वो होल्ड कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर सपोज ये आप रिलायंस इंडस्ट्री की जो पोजीशन है ये आप कैरी करना चाहते हो, नेक्स्ट डे के लिए भी ले जाना चाहते हो। 330 पे जब मार्केट क्लोज होता है तो रिलायंस इंडस्ट्री 2050 पे आपने परचेज किया था, तो क्लोजिंग देता है ये 2000 के प्राइस पे। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे ये इनिशियल मार्जिन के अलावा ब्रोकर आपसे एक मार्क टू मार्केट भी लेता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन भी लेता है। अब ये मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, फॉर सपोज ये 2000 पे क्लोज हुआ, मतलब आप बाय पे थे, राइट, आपने बाय किया था रिलायंस इंडस्ट्री और आपके प्राइस से ये 50 पॉइंट माइनस में ओपन हुआ। ठीक है, तो मार्क टू मार्केट क्या करेगा, 50 इंटू 505, इतना जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा अराउंड 25,250 रुपए के आसपास आएगा, तो ये आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा मार्जिन होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपका होल्ड हो जाएगा। और फॉर सपोज अगर यहाँ पे आप सेल पे होते हैं ना, ये तो बाय थे आप, तो इसलिए माइनस में गया, क्यों, क्योंकि आपके प्राइस से लो में क्लोज हुआ। अगर आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री सेल करते
फॉर सपोज आपने सेल किया होता 2050 के प्राइस से और क्लोज जो दिया है ये 2000 के लेवल पे क्लोज दिया है, तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का प्लस होता है, राइट। आपके प्राइस से लोअर प्राइस पे ये क्लोजिंग दिया है, तो सेल पे आपको जब भी लोअर प्राइस पे होगा तब प्रॉफिट होगा। तो ये 50 पॉइंट यदि प्लस में आपका क्लोज दिया है, तो अब यहाँ पे जो मार्क टू मार्केट रहेगा वो 50 इंटू 505 क्वांटिटी, मतलब 25,250 रुपीज ये एडिशनल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा आपके इनिशियल मार्जिन में, ये ऐड हो जाएगा। और ये जो है आप जितने दिन ये पोजीशन कैरी करोगे, तो एवरी डे जो प्रीवियस क्लोजिंग रहेगा ये कैलकुलेट, जैसे आज तो हमने परचेज किया इसको 2050 पे, 2000 पे ये क्लोज हो गया, तो हमारा जो भी प्लस माइनस था वो डेबिट हो गया या फिर क्रेडिट हो गया अकाउंट में। अब फॉर सपोज इसको मैं अगले दिन भी होल्ड करती हूँ पोजीशन को, तो जो भी प्रीवियस क्लोज रहेगा, ठीक है, वो आपका बाय या सेल प्राइस हो जाएगा। मतलब अगर आपने बाय किया है तो आपका प्रीवियस क्लोज वाला प्राइस जो है वो बाय प्राइस हो जाएगा, या फिर सेल किया है तो सेल प्राइस हो जाएगा। और जो सेम डे का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि बाय, फॉर सपोज अगर क्लोजिंग यहाँ पे 2000, प्रीवियस क्लोज 2000 का था और नेक्स्ट डे उसने जो क्लोज दिया वो 2050 का दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने बाय किया है, मतलब बाय प्राइस आपका क्या दिखेगा आपको 2000 रुपए का, और क्लोजिंग प्राइस 2050 का, मतलब यहाँ पे 50 पर शेयर के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। और अगर सेल किया है सेम 2000 रुपीज पे और 50 पॉइंट अप क्लोज देता है, ये मतलब आप माइनस में हो, तो 50 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी पर शेयर 50 रुपीज के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे होता है मार्क टू मार्केट, जब तक आप पोजीशन को ओपन रखते हो तब तक। ओके, देन आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मार्क टू मार्केट। और नॉर्मली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो फ्यूचर सेटलमेंट है वो किस बेसिस पे होता है, तो ऑप्शन वहां पे रहता है नीचे में, वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मार्क टू मार्केट। अब यहाँ पे बहुत सारे वहां पे मार्केट टू मार्केट भी लिखा हुआ रहता है, मार्क टू मार्केट एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी अदर जितने भी ऑप्शन रहे तो वो आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जिस दिन भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने वाला है, बंद होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, तो उस दिन फाइनल सेटलमेंट होता है। और वो फाइनल सेटलमेंट क्या होता है, मे बी आपको ध्यान होगा, हमने आई थिंक डेरिवेटिव फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो जो अंडरलाइन का प्राइस रहता है उसके साथ में फ्यूचर प्राइस को मैच किया जाता है। एंड फाइनल सेटलमेंट जिस भी प्राइस पे अंडरलाइन क्लोज होती है, अगर आप अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो अंडरलाइन के प्राइस पे जो है आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर फॉर सपोज एक्सपायरी है जिस दिन, ठीक है, जो भी एक्सपायरेशन डे है, आप पोजीशन आपकी एग्जिट करना भूल गए और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसने 101 पे क्लोजिंग दिया और जो कैश है उसने 101 रुपये 5 पैसे पे दिया, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होगा वो 101 रुपये 5 पैसे पे होगा। कैश जो अंडरलाइन का प्राइस क्लोज देगा उसी पे सेटलमेंट होगा। तो ये भी फाइनल सेटलमेंट जो रहता है वो अंडरलाइन प्राइस पे रहता है। ठीक है, और मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे, हाँ, मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। आइदर अगर आप प्लस में क्लोजिंग देता है प्रीवियस डे पे तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, अगर माइनस में देता है तो क्रेडिट हो जाएगा, डिपेंड आप बाय या सेल जो भी आपने पोजीशन ले रखी है तो इस उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग किया जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है एंड फाइनल सेटलमेंट जो रहता है वो अंडरलाइन के प्राइस पे होता है। और एक डिपॉजिट मनी कलेक्ट किया जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करने के लिए, दोनों ही पार्टी से, आइदर आप बाय कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, आपको दोनों ही पॉइंट पे इनिशियल मार्जिन जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ये कैसे होता है,
तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट तो अगर आप बायर हो, ठीक है, तो आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है। प्रीमियम पे कितनी करनी पड़ती है? तो जो भी टोटल प्रीमियम रहेगी, फॉर सपोज 10 रुपीज की प्रीमियम है और 1000 का लॉट साइज है, तो आपको 10,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम रहेगा ये आपको पे करना पड़ेगा। अब इसका सेटलमेंट कैसे होगा? जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली प्रीमियम सेटलमेंट। तो डेली प्रीमियम सेटलमेंट कैसा होता है? आपने एक बार बाय कर लिया शेयर, आपने प्रीमियम पे कर दी, ठीक है, तो ये पूरी प्रीमियम किसके पास चली गई? जो भी सेलर होगा उसके पास चली गई। अब फॉर सपोज ये क्लोजिंग जो है, ठीक है, क्लोजिंग जो है ये 8 रुपए पे देती है प्रीमियम, तो आपको जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड बैलेंस दिखेगा वो 8 रुपए के हिसाब से दिखेगा, मतलब 8,000। अब नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग देता है, ठीक है, डे 2 पे जो क्लोजिंग देता है ये प्रीमियम, वो 12 रुपए पे देता है, तो आपको जो ट्रेडिंग बैलेंस दिखेगा वो 12,000 का दिखेगा। डे 3 पे अगर ये 10 रुपए पे क्लोजिंग देता है, तो आपको जो आपका बैलेंस दिखेगा या वैल्यूएशन दिखेगी पोजीशन की, वो 10,000 रुपए की दिखेगी। तो ये डेली प्रीमियम सेटलमेंट होता है, जितने अमाउंट पे वो क्लोजिंग देता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लिमिट वो शो करती है ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट, तो फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट मतलब क्या? जिस दिन एक्सपायरी होगी, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन सेटलमेंट कैसे होगा? तो इन द मनी पोजीशन अगर आपकी है, ठीक है, तो जो भी प्रीमियम की प्राइस चल रही होगी, फॉर सपोज प्रीमियम की प्राइस 10 रुपीज चल रही है या फिर कुछ भी चल रही है, 11 रुपए चल रही है, तो इस 11 रुपए पे सेटलमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी सेलर है और बायर है, ठीक है, इन द मनी की पोजीशन में, तो यहाँ पे रैंडम सेटलमेंट होता है। ओके, तो रैंडम सेटलमेंट मतलब जो भी बायर जिस भी सेलर को मिल रहा है वो आपस में सेटलमेंट कर देता है एक्सचेंज। बट ब्रोकर अपने हैंड पे क्या करता है कि जिस दिन एक्सपायरी रहती है तो उस दिन वो 3:10 पे ही पोजीशन कट कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर फॉर सपोज रैंडम सेटलमेंट हुआ तो पेनल्टी ब्रोकर को भी चार्ज होती है और क्लाइंट को भी चार्ज होती है, तो ब्रोकर अपनी पेनल्टी सेव करने के लिए 3:10 पे ही पोजीशन जो है वो क्लियर कर देते हैं। ये थोड़ा सा इंटरनल है, बट हाँ ऐसा होता है, तो 3:10 पे ही वो लोग पोजीशन जो है वो क्लियर कर देते हैं, कैरी नहीं होने देते पोजीशन को, या एक्सपायरी तक उसको होल्ड नहीं रहने देते। एक्सपायरी वाले दिन इवन हम लोग भी सबको यही सजेस्ट करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन आप अपना जो प्रीमियम, मतलब आपने जो भी पोजीशन लिया हुआ है डेरिवेटिव्स का, वो क्लियर कर दें उसको। आपने बाय किया है तो सेल कर दीजिए, सेल किया है तो बाय कर दीजिए, बिकॉज एफ एंड ओ कोई स्टॉक्स है नहीं मार्केट में, आप शेयर होल्डर होते नहीं हो, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं, तो फिर वो लोग सेटलमेंट किस हिसाब से करेंगे? तो सेटलमेंट करने के लिए फिर एक्सचेंज जो है वो आपसे पेनल्टी चार्ज करता है, तो बेटर है पेनल्टी पे करने का। और जो पेनल्टी लगती है वो समटाइम्स 125%, 100% ऐसा पेनल्टी लग जाती है, मतलब 100 रुपया आपको आने वाले थे, वो 100 रुपये का आपको 500 रुपये चार्ज पड़ जाता है। तो वो एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करने से बेटर है कि पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो रैंडम सेटलमेंट होता है। और अगर ओटीएम की पोजीशन है, आउट ऑफ द मनी की पोजीशन है यदि आपकी, तो जो सेटलमेंट होता है वो 5 पैसे पे सेटलमेंट होता है। प्राइसिंग कुछ भी चलने दो, वो ऑटोमेटिक उस प्रीमियम जो है वो गल के आउट द मनी की 5 पैसे पे आ जाती है, तो 5 पैसे पे ही सेटलमेंट होता है। और इन द मनी का रैंडम सेटलमेंट होता है, जो भी बायर सेलर रहेंगे तो आपस में रैंडम सेटलमेंट करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और ब्रोकर हैंड से यदि क्लियर कर दी गई है पोजीशन तो इसकी चांस ही नहीं आता है। बट थियोरेटिकली आपको ये पढ़ के जाना है कि फाइनल सेटलमेंट जो होता है इन द मनी का रैंडम सेटलमेंट होता है और आउट द मनी का 5 पैसे पे सेटलमेंट होता है। और एट द मनी पोजीशन बहुत रेयर रहती है, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि एट द मनी की पोजीशन क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिटेड डील। अभी एडमिटेड डील क्या होती है? तो ये ट्रेडिंग डे एग्जीक्यूट होती है एंड
क्लियर्ड होती है नीटेड बेसिस पे। नीटेड बेसिस मतलब क्या? फॉर सपोज कोई ट्रेडिंग मेंबर है ना, क्लाइंट 1 टेक महिंद्रा पे ट्रेड कर रहा है, क्लाइंट 2 टेक महिंद्रा पे ट्रेड कर रहा है, क्लाइंट 3 टेक महिंद्रा पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब इसने बाय किया है 2000 क्वांटिटी, इसने सेल किया है 3000 क्वांटिटी, इसने बाय किया है 1000 क्वांटिटी। ठीक है, 1000 नहीं 2000 कर देते, ओके 2000 क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्जिन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो वो किस बेसिस पे मार्जिन कलेक्ट करेंगे? ओपन पोजीशन नेट पोजीशन वाला जो क्या बोलना चाहिए कि टॉपिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसको और इसको कंबाइन मत करना। ये यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट है, सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब सेटलमेंट मतलब मार्जिन कलेक्शंस पे बात हो रही है, या फिर जो भी प्रॉफिट डीलिंग होगा उस पे बात हो रही है कि प्रॉफिट देना है या लॉस लेना है। ठीक है, तो टोटल बाय पोजीशन कितना है, 2000 प्लस 2000 मतलब टोटल बाय पोजीशन 4000 है ना, और सेल पोजीशन कितना है, 3000 है, मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी 1000 बाय पे है। तो अब जो मार्जिन कलेक्ट होगा वो सिर्फ इस 1000 क्वांटिटी पे होगा, पर्टिकुलर एक टीएम के लिए। अब ऐसे अगर 100 टीएम्स रहते हैं तो हर एक टीएम का उनके उस पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे एडमिटेड डील बोला जाता है इसको, नीटेड बेसिस पे मार्जिन कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, वेदर वो आपकी खुद की पोजीशन हो चाहे क्लाइंट की पोजीशन हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क को अवॉइड करने के लिए मार्जिन पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से उनसे मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। ओपन पोजीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ओपन पोजीशन जो रहेगी वो 4000 बाय ओपन पोजीशन रहेगी और 3000 सेल ओपन पोजीशन रहेगी। ठीक है, देन जो क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको फुल ऑब्लिगेशंस होते हैं, है ना, सच एज किस किस चीजों से रिलेटेड, मार्जिन से, पेमेंट ऑफ मार्जिन से रिलेटेड, पेनल्टीज से रिलेटेड, मतलब वो किसी से भी कभी भी ये सब चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। अदर लेविज, सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रेड्स, है ना, फिर एंटर्ड बाय ट्रेडिंग मेंबर, और ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट्स एंटर कर रहे हैं या फिर कस्टोडियन पार्टिसिपेंट एंटर कर रहे हैं, तो उनसे जो सेटलमेंट और क्लियरिंग के लिए जो मार्जिन, पेनल्टीज या लेविस जो भी एडजस्टमेंट्स उनको लेना है तो वो डायरेक्ट क्लियरिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्लियरिंग मेंबर्स को अपने अंडर के टीएम्स, क्लाइंट्स सबसे इन्हीं को कलेक्शन करना होता है। ठीक है, और ऐसे क्लियरिंग मेंबर्स जो कि ट्रेडिंग मेंबर्स नहीं है एक्सचेंज पे, तो उन ट्रेडिंग मेंबर्स और जो कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो उनके अंडर में क्लियरिंग करवा रहे हैं, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग करवा रहे हैं, तो उनको उस ऑब्लिगेशन होता है उन ट्रेडिंग मेंबर और कस्टोडियन पार्टीज को लेकर कि उनको उनसे मार्जिन्स कलेक्ट करनी है, लेविश कलेक्ट करना है या पेनल्टीज कलेक्ट करनी है। तो वो जो भी सेटलमेंट अमाउंट जो कलेक्ट करना है तो वो सब फिर क्लियरिंग मेंबर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये गलत इसमें हेडिंग जो है, इसमें ये गलत हेडिंग आ गया है। ठीक है, ये हेडिंग नहीं है इसका। ये जो है ये सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट के ऊपर है ना, कि सेटलमेंट कैसे होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मार्क टू मार्केट बेसिस पे सेटलमेंट होता है, ठीक है, और फाइनल सेटलमेंट होता है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लाइक जब एक्सपायरी रहती है तब होता है। देन ऑप्शन का प्रीमियम सेटलमेंट होता है और फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट होता है, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जो डिलीवरी सेटलमेंट होता है फ्यूचर का, अच्छा ये एक नया है
कि लाइक कुछ फ्यूचर्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट नहीं हो पाता है, मतलब उतने, फॉर सपोज बाय कॉन्ट्रैक्ट कम है और सेल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो जो रिमेनिंग जो सेल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनका सेटलमेंट कैसा होता है, डिलीवरी बेस पे सेटलमेंट होता है। अब डिलीवरी बेस पे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पोजीशन एक्सरसाइज नहीं करी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी वाले दिन, मतलब आपने पोजीशन सेल नहीं करी, तो एक्सचेंज या क्लियरिंग मेंबर ऑटोमेटिक पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी लेनी पड़ेगी मतलब अगर आप सेल आपने किया हुआ है तो आपको पूरा पैसा दे के और स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, या आपने बाय किया हुआ है तो भी आपको पूरा पैसा दे के और उस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। तो ये डिलीवरी सेटलमेंट कहलाता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवरी सेटलमेंट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सरसाइज करनी पड़ती है पोजीशन बायर के लिए, बट सेलर के लिए सेम चीज है। अगर उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी और वो स्टॉक डिलीवरी सेटलमेंट में है, मतलब उसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको कैश में पूरा पैसा देके और सेटलमेंट करवाना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो डेबिट और क्रेडिट हो जाता है अकाउंट से। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट शेड्यूल है ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू इशू किया जाता है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली कैसे, मंथली साइकिल रहती है, एवरी मंथ वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड उसके बेसिस पे वो पहले से ही लिस्ट दे देते हैं कि ये डिलीवरी सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो और जो क्लाइंट्स होते हैं वो, तो उनको डाटा ये मिल जाता है, तो वो पहले से ध्यान रखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, स्क्वायर ऑफ हो जाए पोजीशन। ठीक है, सो ये लाइक डिलीवरी सेटलमेंट। देन फंड पे आउट और पेइंग जो रहता है, तो कैश सेटलमेंट होता है और डिलीवरी सेटलमेंट होता है, ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। देन पे आउट एंड पेइंग किस तरीके से होता है। ओके, सो फर्स्ट अगर फॉर सपोज आप पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय किया है या फिर सेल किया है, दोनों में से कुछ भी आपने किया है, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या पे करना होता है, इनिशियल मार्जिन पे करना होता है। अब ये इनिशियल मार्जिन कौन कलेक्ट करता है, ब्रोकर कलेक्ट करता है, और ये किसको पास कर देता है, क्लियरिंग मेंबर को। ठीक है, और क्लियरिंग मेंबर किसको पास करता है, एक्सचेंज। ठीक है, देन मार्क टू मार्केट, तो मार्क टू मार्केट भी सेम ब्रोकर कलेक्ट करते हैं और किसे पास कर देते हैं, सीएम को, और सीएम किसे पास कर देते हैं, एक्सचेंज को। अब फॉर सपोज आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हो, स्क्वायर ऑफ कर देते हो मतलब पोजीशन को क्लोज कर देते हो। इस केस में क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो जो भी आपने इनिशियल मार्जिन पे किया है प्लस प्रॉफिट माइनस चार्जेस, आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा, है ना। और अगर आपने लॉस में पोजीशन क्लोज किया है तो इनिशियल मार्जिन माइनस लॉस माइनस चार्जेस। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये आपको रिटर्न हो जाता है, आपको आपके अकाउंट में मिल, ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाता है। कब, T+1 डे में। ओके, डिलीवरी सेटलमेंट कब होता है, T+2 डे में। अगर हम कोई भी इक्विटी परचेज करते हैं कैश में तो उसका सेटलमेंट कब होता है, T+2 डे में। बट डेरिवेटिव्स में जो सेटलमेंट होता है वो कब होता है, T+1 डे में। मतलब आपने जो भी पोजीशन फॉर सपोज 26 को स्क्वायर ऑफ कर दी, क्लोज कर दी अपनी पोजीशन, तो 27 को आपका जो फंड है वो आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, और इफ इन केस अगर डिलीवरी सेटलमेंट होता है, डिलीवरी सेटलमेंट में आपका शेयर जाता है, तो उसका जो मैकेनिज्म रहेगा वो T+2 का ही मैकेनिज्म रहेगा। मतलब जो पे आउट आएगा आपको, लॉस और प्रॉफिट मैकेनिज्म तो सेम है, जो भी आप इनिशियल मार्जिन पे करोगे वो प्लस प्रॉफिट माइनस चार्जेस माइनस लॉस माइनस चार्जेस, वो आपको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा अपने अकाउंट में। बट डिलीवरी सेटलमेंट का कब सेटलमेंट होगा, जो भी एक्सपायरी रहेगी उसके 2 दिन के बाद आपको सेटलमेंट आएगा, और आपको प्राइस पता लगेगा कि किस प्राइस पे आपका सेटलमेंट हुआ है। ठीक है,
सो ये फ्यूचर के लिए था, ऑप्शन के लिए सेटलमेंट्स अलग रहेंगे, है ना। अभी सेटलमेंट प्राइस, तो सेटलमेंट मतलब किस प्राइस पे सेटलमेंट होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है वो डेली जो क्लोजिंग प्राइस रहता है फ्यूचर का उस पे होता है। अगर अनएक्सपायर्ड फ्यूचर है, वैसे तो हमारे इसमें कोई अनएक्सपायर्ड फ्यूचर होता ही नहीं है, फ्यूचर की एक्सपायरी होती ही होती है, तो उसको डेली थियोरेटिकल कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिए कि ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, एफ इक्वल्स टू एस टू द पावर ई आर टी। एफ जो है वो फ्यूचर प्राइस है, एस जो है वो अंडरलाइन की प्राइस है, स्पॉट प्राइस बोल सकते हो आप, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। मे बी अगर आप एक मैथ्स स्टूडेंट होंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल पता होगा। देन आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, और टी जो है वो टाइम टू एक्सपायरेशन है ना, मतलब उसको कितना टाइम बच रहा है एक्सपायर होने में। देन फाइनल सेटलमेंट जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो भी लास्ट 30 मिनट जो वॉल्यूम या जो भी लास्ट 30 मिनट में जो प्राइसिंग चलता है, तो उसका एवरेज प्राइस लेके और उस पे फाइनल सेटलमेंट किया जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट 30 मिनट मतलब कि 3:30 पे क्लोजिंग होता है, तो 3 बजे जो भी वॉल्यूम रहेगा 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में, तो उसका जो एटीपी रहेगा, लाइक एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो रहेगा, उस पे आपका सेटलमेंट होगा। कोई भी सिक्योरिटीज रहने दीजिए या इंडेक्स, उसके अंडरलाइन पे, ठीक है। और फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट जो होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। वो भी सिमिलर ही होता है कि जो लास्ट 30 मिनट में जो वॉल्यूम बैठता है उसका एवरेज प्राइस पे होता है, बट अगर आप इन द मनी पे हैं तो रेंडमली बायर सेलर सेटलमेंट होता है, अगर आउट द मनी पे हैं तो 5 पैसे पे सेटलमेंट होता है। तो जो प्राइस सेटलमेंट होता है वो लास्ट 30 मिनट पे जो वॉल्यूम बैठता है उसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस पे सेटलमेंट होता है। द नेक्स्ट सेटलमेंट प्रोसीजर कैसी होती है, तो प्रीमियम सेटलमेंट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज सेटलमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। इंडेक्स ऑप्शन के लिए जो सेटलमेंट होगा प्रीमियम का, ठीक है, तो वो अंडरलाइन पे तो ट्रेड होता नहीं है बिकॉज इंडेक्स पे, तो इंडेक्स ऑप्शन का जो सेटलमेंट रहेगा वो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जो ट्रेडेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा, और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं तो वो अंडरलाइन बेसिस पे सेटलमेंट होगा। ओके, एंड देन एक्सरसाइज सेटलमेंट, तो एक्सरसाइज सेटलमेंट मतलब जिस दिन एक्सपायरेशन रहेगा उस दिन सेटलमेंट कैसे होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन द मनी का जो है वो रैंडम सेटलमेंट होगा, आउट द मनी का जो है वो 5 पैसे पे सेटलमेंट होगा। और डू नॉट एक्सरसाइज मतलब अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है या फिर एक्सरसाइज नहीं होता है वो ऑप्शन, तो उस केस में क्या, हम लोग यूरोपियन ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज होता ही होता है। ये सेलर के केस में, तो सेलर को पेनल्टी चार्ज होती है इस केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट जो है, एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, जो मार्जिन कलेक्ट करते हैं कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर ट्रेडिंग मेंबर या कोई भी, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। कि जो भी रिस्क एसोसिएट है पर्टिकुलर ट्रेड से, मैक्सिमम डे में वो जो भी प्लस या माइनस जितना मूवमेंट दे सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, उतना उससे उसके साथ में रिस्क एसोसिएट रहती है। तो वो जो रिस्क को मैनेज करने के लिए ये लोग जो मार्जिन कलेक्शंस करते हैं इसको रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी कैप फॉर सपोज कोई भी क्लियरिंग मेंबर है तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, फ्यूचर्स के लिए वो अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट करता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। फ्यूचर के लिए जिसको हम अपफ्रंट मार्जिन या फिर इनिशियल मार्जिन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ता है, चाहे आप बायर हो या फिर सेलर हो, तो आपको दोनों के लिए ही, अगर आपको पोजीशन ओपन करनी है तो दोनों से ही ये मार्जिन कलेक्शन किया जाता है। फिर अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। और
अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको यहाँ पे भी अप फ्रंट एंड इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है, जितना कि आपको फ्यूचर्स में लगता है उतना ही, सिमिलर टू फ्यूचर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। प्लस अपफ्रंट मार्जिन के अलावा आपको यहाँ पे मार्क टू मार्केट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, मतलब मैक्सिमम उसका जो लॉस है वही वो पे कर चुका है, तो यहाँ पे कोई मार्क टू मार्केट नहीं पे करना पड़ता है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पे भी आपको मार्क टू मार्केट जो है वो पे करना पड़ता है। अगर आपका लॉस पोजीशन क्लोज हुआ है तो आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। अब ये अपफ्रंट मार्जिन किस बेस पे कैलकुलेट होती है या इनिशियल मार्जिन किस बेस पे कैलकुलेट होती है, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वार प्लस ईएलएम, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोला जाता है। तो ये दोनों को मिला के और एडॉप्ट मार्जिन, ये तीनों मार्जिन को मिला के जो है अपफ्रंट मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है। इस बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जो अपफ्रंट मार्जिन होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस चीज़ को रिलेट करती है, तो वहाँ पे आता है कि 99% वैल्यू एट रिस्क, बट मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि सेबी के जो सितंबर से रूल्स चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रोकर्स को वार प्लस ईएलएम प्लस एडॉप, अभी तक सिर्फ वार मार्जिन कलेक्ट करते थे ब्रोकर्स, बट अब ईएलएम प्लस एडॉप मार्जिन भी कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मे बी क्वेश्चन जो है वो वार प्लस ईएलएम प्लस एडॉप आपको आंसर में मिल सकता है। तो अगर वार ओनली वार भी मिलता है तो भी करेक्ट आंसर है, अगर वार प्लस ईएलएम भी मिलता है तो भी करेक्ट आंसर है। बट अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं तो जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है इसका वो वार प्लस ईएलएम है। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, ये थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस ईयर के सिलेबस से या न्यू मार्जिन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन रिस्क मैनेजमेंट का ही ये नेक्स्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उस पे, तो जो भी सिस्टम है ऑनलाइन पोजीशंस जो है वो रियल टाइम मॉनिटर की जाती हैं, है ना। सीएम्स के पास में उनका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। अगर एक्सपोजर मार्जिन वायलेशन होता है तो जो टीएम होता है उनको पेनल्टी चार्ज करते हैं सीएम मतलब क्लियरिंग मेंबर। प्लस अगर क्लाइंट भी प्रॉपर मार्जिन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो क्लाइंट को भी जो है पेनल्टी चार्ज होती है। तो बोथ ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट दोनों से ये पेनल्टी चार्ज करते हैं अगर इनिशियल मार्जिन वायलेशन हुआ है, मतलब इनिशियल मार्जिन प्रॉपर पे नहीं किया है तो। देन ट्रेडिंग टर्मिनल्स जो होते हैं वो सीएम्स को हेल्प करते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में ट्रेडिंग वर्क स्टेशन में भी आपने देखा था। तो जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं वो हेल्प क्लियरिंग मेंबर्स को कि हर पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में कितनी ओपन पोजीशंस ओपन है ना, कितनी ओपन पोजीशंस बनी है, ताकि उनको इजी हो जाता है उनसे वो मार्जिन कलेक्शन में कि कितना मार्जिन कलेक्ट करना है, वो ट्रेडिंग में क्लियरिंग मेंबर्स को क्लियर होता है यहाँ से। ठीक है, देन मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट अंडर स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, स्पैम मार्जिन बोला जाता है ना, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क बोला जाता, मार्जिन बोला जाता है। और समटाइम्स इनिशियल मार्जिन के लिए स्पैम मार्जिन भी वर्ड यूज किया जाता है। स्पैम मार्जिन क्या होता है? स्पैम मार्जिन मतलब पर्टिकुलर जो स्टॉक है उससे मिनिमम कितनी रिस्क है, तो वो जो मिनिमम रिस्क एसोसिएट है उस स्टॉक को लेकर। कोई स्टॉक होता है जो दिन भर में 1 रुपए का मूवमेंट देता है, कोई स्टॉक होता है जो दिन भर में 100 रुपए का मूवमेंट दे देता है। परसेंटेज वाइज देखें तो कोई स्टॉक होता है जो दिन भर में 0.5% का मूवमेंट होता है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो दिन भर में 20% का मूवमेंट दे देते हैं, राइट। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या है, उनके साथ में ये रिस्क एसोसिएट है कि एक स्टॉक है उसमें 0.5% की रिस्क है, एक स्टॉक है उसमें 20% की रिस्क है। तो जिसमें जितनी ज्यादा रिस्क होती है उसका उतना ज्यादा स्पैम मार्जिन कलेक्ट होता है, उसके साथ उतनी रिस्क एसोसिएट होती है। ठीक है, तो स्पैम मार्जिन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क को बोला जाता है।
शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ये वर्ड भी ध्यान रखना, यही एक सबसे फर्स्ट एक्सचेंज है जिसने ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इस चैप्टर से, बट हाँ, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज फर्स्ट ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने, तो ये आप ध्यान रखना। और ट्रेडिंग वर्क स्टेशन जो है ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन हम पढ़ चुके हैं, प्रीमियम मार्जिन हम पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट मार्जिन फॉर ऑप्शन ऑन सिक्योरिटीज, लाइक जो मैंने आपको आई थिंक ऑप्शन सेलर के केस में बताया था कि इनिशियल मार्जिन कलेक्ट होता है प्लस मार्क टू मार्केट कलेक्ट होता है, तो उसी को ही असाइनमेंट मार्जिन बोला जा रहा है। देन डिलीवरी मार्जिन मतलब कि अगर वो स्टॉक जो है वो डिलीवरी सेटलमेंट होने वाला है उसका एक्सपायरी वाले दिन, तो 4 दिन अगर बचते हैं एक्सपायरी से तो 20% मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर ओनली 4 डेज बचे हैं एक्सपायरी से, ठीक है, तो 20% मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। अगर 3 डेज बचे हैं एक्सपायरी से तो 40%, 2 डे बचा है तो 60%, 1 डे बचा है तो 80%, और अगर लास्ट डे है तो लास्ट डे पे 100% मार्जिन कलेक्ट करना पड़ता है क्लाइंट से, और पोजीशन स्क्योर ऑफ कर देते हैं ब्रोकर अगर मार्जिन कलेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, पोजीशन स्क्योर ऑफ कर देते हैं ब्रोकर अगर मार्जिन कलेक्ट नहीं हुआ है तो। ओके, देन एक्सप्लोजर मार्जिन मतलब क्या होता है, ये टीएम्स को लगती है, ट्रेडिंग मेंबर्स को लगती है। अगर वो पोजीशन लाइक पहले क्या होता था, फ्यूचर में इंट्राडे के लिए कम मार्जिन लगता था और होल्ड करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लगता था, तो इंट्राडे के लिए जो मार्जिन प्रोवाइड करते थे वो ब्रोकर अपने हैंड से कर देते थे, वो एक्सचेंज का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो उसको एक्सपोजर मार्जिन बोलते हैं। शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम चार्जेस मतलब कि ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए मिनिमम चार्जेस जो लगते हैं उसकी बात हो रही है, तो मिनिमम चार्जेस यहाँ पे इनिशियल मार्जिन उनको पे करना पड़ता है जितना फ्यूचर में मार्जिन है। नेट ऑप्शन वैल्यू मतलब जो प्रीमियम है क्लाइंट को वो पूरा पे करना पड़ता है। देन क्लाइंट्स मार्जिन, तो जो टीएम्स हैं उनके लिए एक क्लाइंट मार्जिन होती है जो हर एक पर्टिकुलर क्लाइंट देता है, एक क्रॉस मार्जिन होती है जो कि फॉर सपोज एक ही स्टॉक में मल्टीपल पोजीशंस बनी है मल्टीपल क्लाइंट्स के थ्रू, तो उनकी जो मार्जिन होगी वो क्रॉस होगी, जो मैंने आपको आई थिंक मार्जिन कलेक्शन में बताया था। तो वो जो क्रॉस मार्जिन होगा तो जो ट्रेडिंग मेंबर के हैंड पे है तो मार्जिन कम लगेगा, बट क्लाइंट से आप हर एक ओपन पोजीशन के लिए सेपरेट मार्जिन कलेक्ट करते हो। देन अर्ली पे इन ऑफ सिक्योरिटीज, तो अर्ली पे इन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटीज का जो सेटलमेंट होता है वो T+1 में होता है फ्यूचर में, और T+2 में होता है किसमें, इक्विटीज में। तो ब्रोकर क्या करते हैं अपने हैंड से अपने साइड से, उनको पता होता है कि इस क्लाइंट ने ये जो है स्टॉक सेल किया हुआ है, ठीक है, डीमैट से सेल किया है, तो वो क्या करते हैं अर्ली पे इन या अर्ली पे आउट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, जिससे कि क्या होता है जो सेटलमेंट और क्लियरिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाती है, कंप्यूट करना इजी हो जाता है और प्रोसेस फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो अर्ली पे इन एंड पे आउट सिक्योरिटीज का मतलब वो होता है। और वायलेशन एंड पेनल्टीज यानी कि अगर ये सब मार्जिन कलेक्शन में कोई भी कुछ भी कम या ज़्यादा होता है ब्रोकर हैंड से या फिर क्लाइंट हैंड से, तो उस पे उसको वायलेशन और पेनल्टीज चार्ज होती है क्लाइंट को भी, और इवन ब्रोकर हैंड से हो रहा है तो ब्रोकर को भी। ओके, सो ये वाला जो चैप्टर था ये पूरा थ्योरेटिकल था। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, क्लियरिंग मेंबर वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें से आपको मेन मैकेनिज्म पढ़ के जाना है अच्छे से। मैकेनिज्म मतलब सेटलमेंट कब हो रहा है, T+1 T+2 सेटलमेंट, है ना। देन मार्जिन कलेक्शन कौन कौन सा होता है, क्लियरिंग मेंबर काउंटर पार्टी की तरह बिहेव होती है, क्लियरिंग कम ट्रेडिंग मेंबर है तो वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट खुद के भी ट्रेड करते हैं, अपने अंडर के ट्रेडिंग मेंबर्स के भी करते हैं, कस्टोडियन के भी करते हैं और क्लाइंट्स के भी करते हैं। जो सेल्फ ट्रेडिंग मेंबर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होता है वो सिर्फ खुद के ही ट्रेड्स क्लियर करता है। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं यही आपको पढ़ के जाना है, एंड बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं इस चैप्टर से। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो इजीली क्लियर होता है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू, आई होप
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको कि लाइक जो NISM के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फ्रेशर है जिसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द सर्टिफिकेट जो आप एक 1500 रुपीज़ पे करके और ये सर्टिफिकेट लेते हो एंड आई गारंटी यू कि आपको जॉब लगना ही लगना है। आप अप्लाई करोगे और आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो NISM सर्टिफिकेट होल्डर है और उसके पास जॉब नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ जॉब जिसके पास की NISM सर्टिफिकेट, बिकॉज डिमांड है मार्केट में, ब्रोकर्स की डिमांड है, ब्रोकर्स ढूंढते हैं बंदों को जिनके पास NISM सर्टिफिकेट है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बट वो तो सभी जगह करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर टुडे, दैट्स नाउ, ओके, बाय बाय।